नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस गाइडलाइन के जरिए कोचिंग संस्थानों को ताकीद किया गया है कि यदि कोई छात्र कोचिंग छोड़ता है तो उसकी बची हुई फीस 10 दिन के भीतर लौटानी होगी। किसी भी विज्ञापन में परीक्षाओं में चयन की गारंटी बिल्कुल नहीं दी जा सकेगी। हर जिले में जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन होगा, वहीं राज्य स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस गाइडलाइन से रुक पाएगी मनमानी। और आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर खास चर्चा और हमारे साथ में जुड़ेंगे दो खास मेहमान। हमारे साथ में जुड़े हुए नितिन कासलीवाल जो कि इंस्टीट्यूट संचालक हैं और तमाम जो इंस्टीट्यूट है उनका एक तरीके से पक्ष यहां पर रखेंगे। इसके अलावा भरत मेघवाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं। कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारे सहयोगी रमेश कुमावत भी, जो कि कुछ छात्रों के साथ मौजूद होंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं भरत मेघवाल जी से। भरत जी, मुझे ये बताइए कि जो बिल लाया गया, आपको क्या लगता है कितना फायदा जो छात्र हैं जो लगातार परेशान होते हैं कोचिंग संचालकों की मनमानी से, जो आरोप उन पर लगाए जाते हैं, तो उससे कितना फायदा उन्हें मिल पाएगा? दीपक जी, देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार द्वारा जो ये बिल लाया जा रहा है, ये कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर एक तरह से लगाम लगाएगा। क्योंकि आज के परिवेश में आप देखिए कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो सर्विस सेक्टर ना रहकर एक कारोबार ऐसा स्थापित कर दिया गया है कि जहां पर लाखों करोड़ों कमाकर कोचिंग संस्थाएं बच्चों के भविष्य के साथ खेलती है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, उसी संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की जो दो बिल है जो भी विधानसभा में आने वाले हैं इसको लागू करने वाले हैं। और रेगुलेटरी जो इनके ऊपर एक तरह से अथॉरिटी बैठा दी जाएगी जिसके अंतर्गत जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं उनको कुछ नियम कायदे हैं वो बता दिए गए, उन नियम कायदों के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये डिस्क्लेमर इनको देना जरूरी होगा कि कोई भी अगर इनके यहाँ पे एंट्री लेता है या वहां पर जाता है पढ़ने के लिए तो उन्हें उसके इस तरह से 100% सक्सेस रेट की पहले जो ये बातें करते थे वो अब नहीं होगी। क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर ये कहते हैं कि 100% आपकी उसमें हम करवा देंगे भागीदारी, तो चयन करवा देंगे, उसके ऊपर भी इनके ऊपर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ अगर कोई बीच में स्टूडेंट अगर वो छोड़कर जाता है तो जितनी भी शेष दिन की बची हुई उसकी फीस है इंक्लूडिंग मेस वो भी आपको चुकाना होगा। और साथ ही साथ जितने भी इंस्टीट्यूट है उनका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी कर दिया है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो इस तरह से राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरीके से नकेल कसने का काम किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कोटा के अंदर भी अभी 3 स्टूडेंट ने जिस तरीके से आत्मदाह किया था, और आज ही की एक खबर थी कि एक स्टूडेंट ने किस तरीके से अपने ऊपर केरोसिन छिड़ककर उन्होंने जलने का प्रयास किया। क्योंकि मानसिक स्थिति स्टूडेंट की इस तरीके से प्रभावित हो जाती है कि उसके ऊपर अपने परिवार को और साथ ही साथ अपने करियर का जो दबाव रहता है उस दबाव के अंतर्गत वो आगे चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाता है। और अगर कोई स्टूडेंट आगे किसी एग्जाम में चयन नहीं हो पाया तो साथ ही साथ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो और कौन से ऐसे करियर ऑप्शन है जिसके अंदर वो जाकर उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो गरीब परिवार से जो व्यक्ति चुनकर वहां जाएगा, जो लाखों करोड़ों रुपए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को देगा, उनके लिए एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संबल का काम किया है कि उनकी जो मेहनत की कमाई है वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इंस्टीट्यूट इस तरह की मनमानी कर रहे हैं उनके पास इस तरह की उनकी मेहनत की कमाई ना जा पाए। चलिए नितिन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आप तो खुद एक इंस्टीट्यूट संचालक हैं, आपको क्या लगता है कि तमाम बातें आ गई है जिसमें जिसका फायदा जो छात्र उनको मिल पाएगा, कुछ पेचीदगियां इसमें अटकी हुई है अभी? जी बिल्कुल दीपक जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आज इस विषय पर आपने ये चर्चा रखी है। यह जो बिल 2020 में लाया गया था जिसके लिए गाइडलाइंस 2022 में इशू की गई हैं, उसका सेंटर पॉइंट जो था, जैसा मेरे मित्र ने बताया कि साइकोलॉजिकली जो प्रेशर बच्चे पे होता है, मेन सेंटर पॉइंट इस बिल का वही है, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा या उनके द्वारा बच्चों का शोषण किया जाना। ऐसी कोई बात अभी तक सामने आई नहीं है। आई है साइकोलॉजिकल प्रेशर की, तो वो प्रेशर कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से नहीं, आज हमारे बढ़ते हुए पॉपुलेशन में, बढ़ते हुए प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कंपटीशन इतना है, उस कंपटीशन के अंदर बच्चे के लिए सारी सुविधाएं हो। हाँ, मैं मानूंगा इस गाइडलाइन के अंदर सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने पे अब सरकार की नज़र होगी। जैसा कि हम जानते हैं यह बिल जो राजस्थान सरकार में लाया गया है, इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका ऐसे राज्य हैं जहां पर प्राइवेट एजुकेशन संस्थाओं के ऊपर ऐसे रेगुलेटरीज बॉडीज बनाई गई हैं और जो अच्छे से रन कर रही हैं। यह यहाँ पे आवश्यकता पड़ना
विफलता कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नजर नहीं आती, परंतु इसकी आवश्यकता जरूर है कि हमें एक गाइडलाइन बने, उस गाइडलाइन के अंदर प्रॉपरली सारे जस्टिफिकेशंस हो, उसके नॉर्म्स हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, शिक्षकों के लिए हो, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए हो, जिससे ये और ट्रांसपेरेंट हो सके। ये भ्रमित करने वाली बात है कि कोचिंग संस्थाएं बड़ी बड़ी फीस लेती हैं, हाँ लेती हैं, तो उसका एक प्रावधान इस गाइडलाइन में लाया गया है कि फीस के ऊपर बात होगी, पर अभी भी ये क्लियर नहीं है किस तरह से होगी। कमेटी स्टेट जिला स्तर पर कमेटी बनाने की बात की है, उस कमेटी के अंदर 5 से 7 सदस्यों को जोड़ा जाएगा, जिसके अंदर एक साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोफेसर भी होगा। आज 33 जिलों के अंदर साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोफेसर हमें कितने मिलेंगे, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है इस पूरी प्रक्रिया पर। तो गाइडलाइन की आवश्यकता है, हम स्वागत करते हैं इस अमेंडमेंट का, इस गाइडलाइन का, कि ये आए, बच्चों के हित में आए और हम भी सरकार के साथ जुड़ करके इसके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें, यही मैं कहूँगा। धन्यवाद। हमारे साथ में रमेश कुमावत भी, हमारे जो सहयोगी हैं वो भी जुड़ गए हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं। रमेश, आप बताइए, छात्र क्या सोचते हैं इस फैसले के बाद में? सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसके बाद में छात्रों का क्या रुख है? बिल्कुल दीपक, राजस्थान सरकार की ओर से कोचिंग संस्थान और हॉस्टल्स को लेकर एक नई पॉलिसी लागू की गई है, क्योंकि इसको लेकर लगातार ये देखने को मिल रहा था कि बीते 2 वर्षों में राजस्थान में 11,000 आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त वातावरण तैयार किया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। राजस्थान में कई ऐसी सिटीज है जिनको एजुकेशन सिटी के तौर पे जाना जाता है, चाहे वो कोटा की बात हो, चाहे सीकर की बात हो। ऐसे में लगातार ये प्रयास रह रहे थे। ऐसे में कोचिंग संस्थानों को लेकर और हॉस्टल्स को लेकर ये नई नीति लागू की गई है। इसी नीति को लेकर खास बातचीत के लिए, इसको लेकर विद्यार्थी और क्या सोचते हैं और उनकी नई एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इसको लेकर हम राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सबसे ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर रहते हैं जो खुद कोचिंग संस्थानों में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हमारे साथ एक छात्र हैं, पहले हम आपसे बात करते हैं, किस तरीके की ये नीति है, क्या देखते हैं आप इसको लेकर? देखिए, कोचिंग क्लासेज पे जो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो नीति बनाई है, पॉलिसी बनाई है, उसमें अच्छी चीज तो ये है कि एक कोचिंग में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसकी फीस लाखों होती है, जैसे पीएमटी और आईआईटी जेई, इनकी फीस लाखों रुपए में होती है, और अगर कोई विद्यार्थी डेमो लेने जाता है तो उसकी फीस पूरी ले ली जाती है। लेकिन उस विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आता है, अगर कोचिंग की अच्छी मतलब समझ में नहीं आ रहा टीचर्स की पढ़ाना लिखाना, तो वो विद्यार्थी अगर रिफंड की बात करता है तो उनको रिफंड नहीं दिया जाता, तो विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान होते हैं। तो बिल्कुल रमेश, आपसे वापस एक बार संपर्क की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हमारे 2 खास मेहमान जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, वापस से उनका रुख करते हैं। भरत जी, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरीके से भी नितिन जी ने यहाँ पर कहा कि फीस को लेकर जो फीस का ढांचा आखिर कैसे तय होगा इसमें? देखिए, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके अंदर जो फीस का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के लिए कुछ गाइडलाइन जो सरकार है उस बिल में लेके आने वाली है कि किस तरीके से उनका एक फीस का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से उनको जो एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर ये फीस के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर अगर किसी तरह के कोई कंप्लाइंसेज है और वो इंस्टीट्यूशन उस कंप्लाइंसेज को पूरा नहीं करती है, तो उनपे जो मॉनेटरी पेनल्टीज हैं, जो भी उनके ऊपर पैसे की जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो भी सरकार लगाएगी। तो जब ये बिल विधानसभा में आएगा तो उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि 27 फरवरी तक राजस्थान सरकार ने इसमें लोगों से सुझाव भी मांगे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन वो इसमें अपने सुझाव दें कि किस तरीके से इस बिल के अंदर नई नई चीजें ला सकते हैं। अभी जैसे हमारे साथी मित्र ने इसमें बताया था कि जो गाइडलाइन आई थी उसमें बच्चों के ऊपर फीस से रिलेटेड या अन्य कोई चीजों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, लेकिन इसमें जैसे एक निजी जो चैनल था, उस चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें पता लगा था कि जो स्टार बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनके ऊपर जो टीचर्स होते हैं उनका ज्यादा फोकस रहता है ताकि वो अपने परसेंटेज को, रेशियो को ज्यादा दिखा सके, और जो बाकी जो एवरेज स्टूडेंट है उन स्टूडेंट के ऊपर किसी भी तरह का उनका कोई ध्यान नहीं रहता। और साथ ही साथ जो इसमें मेन चीज है वो एक टेस्ट के अंदर जो भी इंटरनल टेस्ट होते हैं इंस्टीट्यूट में, उस टेस्ट को पब्लिश ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि किस तरह से आत्मग्लानि उस बच्चे को होती है, वो उस टेस्ट में फेल हो जाता है, या उसके पेरेंट्स का दबाव होता है, क्योंकि अधिकांशतः पेरेंट्स उनसे जब पूछते हैं कि आपका किस तरीके से इंटरनल टेस्ट में रिपोर्ट्स के अंदर आपके जो अंक आए हैं, जो भी आपके मार्क्स आए हैं, उससे ये डिसाइड होगा कि आप फाइनल क्लियर
कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को सरकार ने इसमें समावेशित करते हुए जो इस तरह का बिल लाए उसको सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए कोटा एक ऐसा हब बन गया है, वहां तकरीबन एक साल में 5,000 करोड़ का कारोबार, इसको अगर हम कारोबार का नाम दे तो कारोबार की तरीके से। एक बार भरत जी आपको यहाँ रोकूंगा, मेरे सहयोगी रमेश कुमार मेरे साथ एक बार वापस से राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ गए हैं, तो उनके साथ में कुछ छात्र भी मौजूद है। रमेश, अब अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं, आखिर छात्रों का क्या रुख है इस पूरे फैसले के बाद में सरकार के? बिल्कुल, कुछ और छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, रिसर्च के आप स्टूडेंट हैं। ये जो पूरी सरकार की पॉलिसी आई है किस तरह से देखते हैं और क्या चीजें इसमें सरकार को जोड़नी चाहिए और क्या जो चीजें जोड़ी गई है उनमें और क्या सुधार किया जा सकता है? देखिए, राजस्थान प्रदेश की लगभग 25% से 30% जनसंख्या यूथ की है और उसके लिए जो पॉलिसी लाई गई है एक बहुत युवाओं के हित में है, जिसका समय की भी मांग थी और युवाओं की बहुत बड़ी समस्या थी। सरकार को इसमें 2-3 चीजें और भी ऐड करनी चाहिए। एक तो जो जगह जगह हर कोई व्यक्ति कोचिंग संस्थान खोलता है तो उस पर एक थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। हर व्यक्ति उठ के आता है और कोचिंग संस्थान खोल लेता है, उससे बच्चे डिस्टर्बेंस होते हैं, किस कोचिंग में जाए, किस संस्था में जाए, किस प्रकार से, किस में क्या पढ़े, इस प्रकार की एक लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरी बात, कोचिंग संस्थान के जितने भी बड़े शहर और सिटीज हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े शिक्षण संस्थान, उसमें काउंसलर की रूप में एक व्यक्ति विशेष को लगाना चाहिए और एक काउंसलर नहीं, उसमें जो कि 2-3 लोग होने चाहिए। बच्चा कैसे डिप्रेशन में आया, इसका कारण क्या रहा है, कैसे निकाला जाए, इसको किस प्रकार की लाइन पे है, इसका क्या समाधान। कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स और अपने गार्जियन से शेयर नहीं कर पाता है, तो काउंसलर होना चाहिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पे, ताकि बच्चा अपने प्रोग्रेस जिसका उसका जितना टैलेंट है उसके हिसाब से वो अपना आउटपुट दे सके। बिल्कुल, छात्रों का ये कहना है कि काउंसल्स की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हर एक व्यक्ति कोचिंग सेंटर ना खोले, इस तरीके से भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। छात्राओं के नजरिए से हम बात कर लेते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रहती है छात्राओं की सरकार से और कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि छात्रों के लिए तो फिर भी माहौल जो है वो ठीक रहता है, लेकिन उनकी छात्राओं के नजरिए से जब बात करते हैं तो सुरक्षा के साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो किन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? तो जो नई गाइडलाइन आई है कोचिंग संस्थान को लेकर, उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि कैमरास के लिए सरकार ने बोला है कि कैमरा होने चाहिए। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है जहाँ पे हमें लड़कियों को सेफ सिक्योर फील होता है, क्योंकि कैमरा अगर है तो अगर कोई घटना हो भी रही है, बाई चांस अगर कोई घटना होती है तो वो कैप्चर होती है और हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट जैसे भैया ने बताया कि स्टूडेंट काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो डिप्रेशन में जा रही है। बहुत सारे हर बार एग्जाम्स होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, उस वजह से डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट काउंसलिंग एक बहुत अच्छी पहल है। जो उनके सुझाव क्या है और क्या चीजें इसमें और ऐड हो सकती है, ये भी जरा सवाल कर लीजिए इन छात्रों से। लिमिट होनी चाहिए कि हाँ इस एरिया में इतने नए सुझावों को हम जानना चाहेंगे कि सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है कि नई एक समिति का गठन कर दिया, कैमराज लगा दिए, वो एक अच्छी चीजें हैं, और क्या सरकार को आप सुझाव देना चाहेंगे कि छात्राओं के नजरिए से इन सुधारों पर भी काम होना चाहिए? छात्राओं के और छात्र दोनों के नजरिए से ये है कि अगर देखो अगर 5 कोचिंग होती हैं वो अपना अपना प्रचार प्रसार होता है, जिससे स्टूडेंट भ्रमित होता है, क्योंकि अपना अपना प्रचार करेंगे और एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि जिससे स्टूडेंट भ्रमित होता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, उसके बाद में उसको कोई और कोचिंग के नोट्स या XYZ कुछ भी पसंद आता है, वो फिर वहाँ से सोचता है कि हमें उसमें ज्वाइन करना चाहिए। तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि हाँ ये सारे फॉलो कर रहे हैं तो कोचिंग खुलनी चाहिए। इसके अलावा मतलब कुछ फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये अगर चलिए रमेश साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में नितिन जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार नितिन जी का भी रुख कर लेते हैं। नितिन जी, अभी जो भरत जी जो बात बता रहे थे, क्या ये संभव है कि जो फीस का स्ट्रक्चर है वो तय कर दिया जाए सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए कि एक ही तरीके की फीस हर जगह हर पढ़ाई की हो, या फिर जैसे तय कर दिया जाए कि इंजीनियरिंग की जो फीस है उस कोर्स की फीस है वो हर कोचिंग सेंटर में समान रूप से हो? दीपक जी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज राजस्थान के अंदर 3 बड़ी जगह हैं, कोटा, सीकर, जयपुर, जहां पर यह तैयारियां की जाती हैं और यहां पूरे भारत से विद्यार्थी आता है और तैयारी करता है। जैसा कि हम जानते हैं पिछले नीट के एग्जाम में भी 19 लाख बच्चों अपीयर हुए थे, जिन सभी बच्चों की अपेक्षा होती है कि उन्हें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, और उस अच्छे से अच्छे कॉलेज की इच्छा के लिए वह जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। परंतु मेहनत यह पूरी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी है, ना कि यह कोई एकेडमिक एग्जाम है। और एंट्रेंस एग्जाम जब होता है तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत ही आवश्यक होती है, और इसी के लिए ये संस्थाएं सभी उसी पहलू पे काम करती हैं।
और कौन कितने अपने अपने तरीके से वो अच्छे से अच्छा देने के लिए ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वीकली टेस्ट रखे जाते हैं, वीकली टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड इवेल्युएशन होता है, आपका मेंटरिंग होती है, कंपलसरी मेंटरिंग। आज तक 90% इंस्टीट्यूट्स ने कंपलसरी मेंटरिंग की है। एडमिशन से पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जैसा कि इस गाइडलाइन में भी दिया गया है, ओरिएंटेशन फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर पेरेंट्स, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जाते हैं। सभी इंस्टीट्यूट, लगभग जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, और उन्हीं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में से बच्चा डिसाइड करता है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। साथ ही जैसा बताया गया है, हमारे साथ में भरत मेघवाल भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। भरत जी, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी मैंने पहले भी सवाल जो नितिन जी से किया था, क्या ये संभव है कि फीस का स्ट्रक्चर तय कर दिया जाए? जैसे इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई अलग अलग इंस्टीट्यूट करा रहे हैं तो उनके लिए क्या एक ही तरीके की फीस तय कर दी जाए? क्या संभव है ये? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो सरकारी जितने भी संस्थान होते हैं वहां पर एक निश्चित होती है फीस का स्ट्रक्चर, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहां पर जो फैकल्टी होती है उस पर डिपेंड करता है कि उनका कितना एक्सपीरियंस है, उनका किस तरह का क्या रेशियो रहा है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर करवाने का। लेकिन एक लिमिट जरूर लगाई जा सकती है कि इस लिमिट के अबाव कोई भी जो भी इंस्टीट्यूशन है वो इसके अबाव नहीं ले सकता, या किस तरह का क्राइटेरिया एक बनाया जा सकता है सरकार के द्वारा इसमें शायद कि इस क्राइटेरिया के अनुसार ये फीस होनी चाहिए। कोई ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके से अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है जो इतनी फीस को नहीं ले सकता, तो वहां पर किस तरीके से चीजें की जाए। तो इसी के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सुझाव आमंत्रित किए हैं कि जो भी लोग इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं इन सब चीजों के ऊपर, वो 27 फरवरी तक इस पे सुझाव दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से इस बिल के अंदर और कौन कौन से अमेंडमेंट है, कौन कौन से संशोधन जो हम करके इस बिल को एक तरीके से इस तरह से पेश किया जाए ताकि जो बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, और जो आत्मदाह की घटनाएं घटित हो रही है आए दिन, उस घटनाओं को भी लगाम लगाया जाए, क्योंकि ये देश युवाओं के ऊपर निर्भर है। और जिस तरीके से युवा आगे आएंगे, जिस तरीके से युवा अपनी भागीदारी इस देश के विकास के लिए निभाएंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि उनको तनाव मुक्त एक वातावरण दिया जाए जिसकी वजह से वो आगे जाके अपने करियर ऑप्शन को सही तरीके से चुन पाए। और देखिए, जो अभी जो सरकार जो कर रही है इसमें कोचिंग संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी कर रही है, जिससे जो कोचिंग संचालक है उन संचालकों का भी एक रिकॉर्ड जो सरकार है और जो ये कमेटी और अथॉरिटी बनेगी, इनके पास एक डेटा मेंटेन होगा कि जो जो कोचिंग संस्थाएं चल रही है उसमें किस तरीके के लोग हैं जो इन्वॉल्व है। और साथ ही साथ जो सुझाव अभी हम सुन रहे थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो काउंसलर और साइकेट्रिस्ट है उसका भी एक इसमें किया गया है। साथ में सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप देखिए संबंधित थानों के अंदर ये चीज कही गई है कि पुलिस उप अधीक्षक जो भी होंगे उन अधीक्षकों को वहां का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टूडेंट है वो कहां पर रह रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर, साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स है वो कहां पर है, उनकी भी जो पूरा डेटा है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 3 दिन से ज्यादा अगर आ नहीं पाता है तो उसके ऊपर भी जानकारी मांगी जाएगी। तो देखिए, सरकार का जो ध्येय है, सरकार का ध्येय निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और उनको तनाव मुक्त वातावरण से बाहर लाना है। चलिए, हमारे साथ में रमेश कुमावत भी मौजूद हैं जो कि हमारे सहयोगी हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। रमेश, आपसे समझना चाहूंगा कि कुल मिलाकर जो आपने छात्रों से बात की, छात्राओं से बात की, क्या रेस्पॉन्स उनका इस बिल को लेकर है? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है रमेश से। हम नितिन जी से बात करते हैं। नितिन जी, क्या पेचीदगियां बढ़ जाएंगी आप लोगों की, आप लोग भी खुश हैं पूरे फैसले के बाद? हम खुश हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। हमें शिक्षा देनी है, विद्यार्थी को शिक्षा लेनी है, और इसी ध्येय के साथ सारे कोचिंग संस्थान अपना कार्य कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि सरकार भी इस विषय को चिंता के रूप में देखे। हम चाहेंगे सामाजिक स्तर पर भी सभी लोगों का सहयोग इसमें मिले और ये और सुचारू अच्छे रूप से आगे बढ़ सके, हम भी चाहेंगे। परंतु अगर हम देखें, आज सिविल सर्विसेज की तैयारी में दिल्ली जाते हैं, दिल्ली एक सबसे बड़ा हब माना जाता है यूपीएससी की तैयारी के लिए। वहां हम नहीं सुनते कि वहां किसी ने सुसाइड किया हो, पर हम यहां सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, जो स्ट्रक्चर है, वो खुद इतना प्रेशराइज है। आज गवर्नमेंट को सोचना होगा कि ये किस तरह से हम शिक्षा दें जिससे उसमें मोरल साइंस भी इंक्लूड हो। यूपीएससी की तैयारी के वक्त एथिक्स का पेपर जोड़ा गया, नैतिकता का। उस नैतिकता के आधार पर पूरी शिक्षा होती है, जिससे उसे बताया जाता है भविष्य की क्या संभावनाएं होती हैं, किस तरह से उतार चढ़ाव में आदमी को अपने मानसिक स्थिति को बनाए रखना है। आज इन कॉम्पिटिशन्स में ऐसी बात नहीं है। अगर यही करिकुलम बन जाए तो हम शैक्षणिक संस्थाओं को भी आसानी होगी बच्चों के साथ इंटरेक्शन में। हम चाहेंगे बच्चे भी उसी आधार पर शिक्षा लें और हम उन्हें अच्छे से समझा पाएं, और इसी विषय को एक कंपटीशन के रूप में
इवॉल्व किया जा सकता है। इसके कई अच्छे परिणाम निकलेंगे। अच्छा हुआ ये राजस्थान में यह बिल आया है, गाइडलाइन आज गवर्नमेंट ने निकाली है, इनसे कई सारे पहलुओं पर से पर्दा हटेगा और कुछ अच्छे परिणाम जरूर निकलेंगे। मैं स्वागत करता हूं इस बिल का और इसके आधार पर कई अमेंडमेंट्स होंगे, चर्चाएं होंगी, सामाजिक स्तर पर भी इसकी चर्चाएं होनी चाहिए, विद्यार्थियों से, पेरेंट्स से और कोचिंग संस्थाओं के प्रमुखों से भी। जिस तरह से आज मुझे मौका मिला, हम भी देते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम एक सामाजिक संस्था के साथ जुड़ करके पढ़ाते हैं, शिक्षा समिति के साथ, अग्रवाल शिक्षा समिति। अब वहां पर ध्येय नहीं होता पैसा कमाना, वहां अच्छी से अच्छी शिक्षा देना हमारा ध्येय होता है। तो इसी आधार को लेकर के सामाजिक संस्थाएं जुड़ेंगी, इसी आधार को लेकर के सरकार भी चिंता करेगी। तो ये बहुत अच्छा पहल है, मैं स्वागत करूंगा इसका। और भरत जी बता रहे थे तो व्यापार हो चुका ना, तो फिर वो सामाजिक सुरक्षा की या सामाजिक जी कर्तव्य की बात कहां से आएगी? आज अगर ये विवाद में हम अगर इसे लेंगे तो आज कई सारी बातें हो सकती है। मैं भी कह सकता हूं सरकार राजनीतिक आधार पर अपने नंबर बटोरने के लिए ये बिल लेके आई है, पर कुछ इसके अंदर प्रावधान इतने क्लियर नहीं है। आधार कौन सा होगा जिसमें सुर्खियां मिलेगी सरकार को? आज वक्त की मांग थी, वक्त की मांग थी। वक्त की मांग आई क्यों? आज बड़े बड़े जो पेपर के संबंधित विवाद सामने आए हैं, सरकार की सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो उन्हों को एक जवाब देने के लिए कि हमने एक बिल ला दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु ये मैटर उससे परे है। ये मैटर बच्चे की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को लेकर के, कोटा का जो बात आती है, कोटा में 3 बच्चे जो मरे हैं, सुसाइड किया है जिन्होंने, उनका रिपोर्ट के अंदर आया है, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि इनके मौत होने का कारण इनका स्ट्रेस है, और स्ट्रेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस, और उसके लिए हमें एजुकेशन प्रोसेस में सुधार करना होगा, ना कि इन चीजों के लिए। ये चीजें सिर्फ एक दिखावा मात्र होती है सामने, जो बड़े परिणाम दिखाएगी नहीं। अगर हमें बड़े बड़े परिणाम देखना, आपको लगता है जो स्ट्रेस जो छात्रों में या छात्राओं में जो आता है, उसकी वजह पाठ्यक्रम है, कोचिंग संस्थानों की जो नीति है वो नहीं है? बिल्कुल पाठ्यक्रम। आज कोचिंग संस्थाएं हर उस सिलेबस को लेकर के अपना काम करती है, जो सिलेबस गवर्नमेंट के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम में बनाया गया है, उसे पढ़ाना, उसे अच्छे से उनको तैयार करवाना, यही कोचिंग संस्थाओं का कार्य है। उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं कोचिंग संस्थान। वीकली टेस्ट का हो गया, डिबेट्स का हो गया, डिस्कशंस का हो गया, स्पीच का हो गया, इस तरह से हर संस्थान। ये भी तो गलती कर रहे हैं ना कि चयन की गारंटी दे देते हैं परीक्षा में चयन करवाने की। नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल मैं विरोध करता हूं। जो संस्थाएं ये गारंटी की वर्ड यूज करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या उनके यहाँ से कोई सिलेक्ट होता है तो उसकी बड़ी फोटो लगाकर आप भी ऐसा बन सकते हैं, नहीं तो नजीर पेश की जाती है। इसके लिए मैं कहूंगा, अगर आज सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म है, टीवी का माध्यम है, इन माध्यमों से इन्हीं संस्थाओं के द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाता है, उन जो पाते हैं पहली रैंक, तीसरी रैंक, और उनकी जीवन की पूरी विवरण को सबके सामने रखा जाता है, तभी बच्चे में उत्साह आता है। वह तभी आगे बढ़ने के लिए सोचता है कि आज मैं गांव में बैठा, मेरा पारिवारिक स्थिति यह है, और इसने इन स्थितियों में अगर किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे अगर किसी का सहयोग मिल जाएगा तो मैं भी कर लूंगा। यही भाव के साथ कई सारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चे आते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं, हमने देखे कई सारे। चलिए नितिन जी, भरत जी, आप इनकी बातों से सहमत हैं? देखिए, कुछ जो इन्होंने बातें कही है, जैसे दीपक जी हमने देखा है कि अधिकांशतः जब रिजल्ट आता है तो न्यूज़पेपर पे हम देखते हैं कि कई इंस्टीट्यूट जो ईयर 1, 2, 3 आते हैं, तो 2-3 इंस्टीट्यूटों में उन बच्चों के नाम आ जाते हैं और उस तरीके से मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट ने इतना % रिजल्ट दिया और इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो प्रोफेशनल्स के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है मार्केटिंग का, इसी तरह से इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी इस तरह का इस बिल में सुझाव दिया जाएगा कि इनके ऊपर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट मार्केटिंग का लगाया जाए कि किसी तरीके से ये इस तरह ना करें। और साथ ही साथ जो वीकली टेस्ट की बात की, तो देखिए गाइडलाइंस के अंदर लिखा है कि संडे का इनको ऑफ रखना पड़ेगा, क्योंकि 16-16, 18-18 घंटे की इस तरीके से बच्चों से पढ़ाई कराते हैं और संडे को जब खुद के लिए समय होता नहीं है बच्चों के पास। तो कुल मिलाकर आपने सुना कि जो कांग्रेस के नेता हैं भरत मेघवाल, वो उनका दावा है कि जो नियम जो निकाले हैं सरकार ने, जो गाइडलाइन जारी की है, इसका पूरा फायदा यहाँ पर मिलेगा। हालांकि जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हमारे गेस्ट थे, मेहमान थे, उनका साफ तौर पर कहना यह था कि इसमें कुछ सुझाव अभी भी होना फिलहाल बाकी है। तो आपको बता दें कि इस खास पेशकश में फिलहाल